बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 5 से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल 1911 में दिया। 1911 में इसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। इसने जो एक्सपेरिमेंट किया, सिंपल एक्सपेरिमेंट था। इसमें इसने थिन गोल्ड फॉइल, बहुत पतली सी गोल्ड की फॉइल जो है वो यूज की, जिसकी थिकनेस थी 0.04 सेंटीमीटर। इस फॉइल के ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल्स विच आर हीलियम न्यूक्लियाई उनकी बम्बारमेंट की। बम्बारमेंट करने से इसने कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वो हासिल की। 3 ऑब्जर्वेशंस इसने हासिल की। पहली ऑब्जर्वेशन थी मेनी अल्फा पार्टिकल्स दे पास स्ट्रेट थ्रू फॉइल। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड की फॉइल में से सीधे गुजर गए और उन्होंने फ्लैशेस प्रोड्यूस किए ऑन फोटोग्राफिक प्लेट और जिंक सल्फाइड प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इसके ऊपर उन्होंने फ्लैशेस प्रोड्यूस किए, जिससे पता चलता है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे गुजर गए। ये पहली उसका मुशाहिदा था। दूसरा मुशाहिदा क्या था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए। ये अल्फा पार्टिकल्स जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये क्यों डिफ्लेक्ट हुए, ये अभी हम रिजल्ट्स में पढ़ेंगे। बहुत कम फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि चंद एक अल्फा पार्टिकल्स, उन्होंने रिट्रेस किया अपना पाथ, उन्होंने बाउंस बैक किया। अब ये 3 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे गुजर गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए गोल्ड फॉइल को टकराने के बाद, और चंद एक अल्फा पार्टिकल्स ने अपना पाथ रिट्रेस किया या बाउंस बैक हुए, या जिस रास्ते से वो टकराए गोल्ड फॉइल के साथ उसी रास्ते से वो वापस आ गए। वो चंद एक थे। तकरीबन एक अल्फा पार्टिकल साथ 10,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स जो है उसने जो है वो बाउंस बैक किया। इन 3 ऑब्जर्वेशन से 3 रिजल्ट से। पहली ऑब्जर्वेशन, क्यों बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे जो है वो पास करके गोल्ड फॉइल में से उसका रिजल्ट उसने किया कि मेजर पार्ट या मेजर पोर्शन जो है वो एटम का खाली है, वो एम्प्टी है। पहला रिजल्ट पहली ऑब्जर्वेशन से उसने हासिल किया कि क्यों बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे पास कर गए। इससे उसने रिजल्ट क्या किया कि मेजर पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। दूसरी ऑब्जर्वेशन से दूसरा रिजल्ट, लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली उनमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, जो किसी हैवी पॉजिटिव चीज से टकराए हैं, इस वजह से वो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं। अदरवाइज वो अगर नेगेटिव चीज से टकराते तो वो इतने लार्ज एंगल्स पे डिफ्लेक्शन ना होता, बल्कि स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन का हो सकता था अगर होता तो। लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन क्यों हुए, क्योंकि किसी पॉजिटिव चीज से टकराए हैं। इससे उसने दूसरा रिजल्ट किया कि सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के अंदर वाले हिस्से में है। इसी तरह तीसरा जो ऑब्जर्वेशन से उसने तीसरा रिजल्ट जो है वो अंस किया, ये होल मास ऑफ द एटम इज इनसाइड द एटम। किसी मैसी चीज से, किसी मैसिव चीज से टकराया है अल्फा पार्टिकल और उसने रिट्रेस किया पाथ, तो इससे उसने रिजल्ट क्या निकाला कि टोटल का टोटल मास जो है वो एटम का, वो एटम के अंदरूनी हिस्से में। इसके मेन पॉइंट्स या कंक्लूजन्स क्या हैं? एटम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट जो है वो प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल है, ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स है, सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड न्यूक्लियर पार्ट, जस्ट लाइक प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन। प्लेटोनियन मॉडल है, आपने प्लेटोनियन मॉडल पढ़ा हुआ है। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन दरमियान में और प्लैनेट्स उसके अराउंड सर्कुलर पाथ्स में जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। इसी तरह न्यूक्लियर पार्ट के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज वो क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे इन सर्कुलर पाथ। लास्ट उसका जो कंक्लूजन था, जो उसका डिफेक्ट भी आगे जाके बना, रेवोल्यूशन के दौरान इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली एमिट करते हैं एनर्जी,
अब ये डिफेक्ट क्या है कि वो कहते हैं कि यहाँ पे रेवोल्यूशन के दौरान इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अगर एमिट एनर्जी करता है तो फिर एक प्रॉब्लम है। उसने कहा है कि कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहे हैं, तो फर्स्ट करें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। मैक्सवेल ने ये पॉइंट आउट किया डिफेक्ट कि ये वाला जो इसका लास्ट पोस्टुलेट है ये गलत है, ये डिफेक्टिव है, इस वजह से इसके मॉडल जो है वो डिफेक्टिव हो गया। अब इसका लास्ट पोस्टुलेट क्या है कि रेवोल्यूशन के दौरान सर्कुलर पाथ यहाँ पे रिवॉल्व करने के दौरान इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एमिट करते हैं, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। मैक्सवेल ने कहा कि एनर्जी जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करता है तो फिर उसके सर्कुलर पाथ का जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है रेडियस कम से कम होता जाएगा और इवेंचुअली वो न्यूक्लियस में जा गिरेगा। जब वो न्यूक्लियस में जा गिरेगा तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एटम का डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर जो है वो मैटर ही नहीं रहेगा। अगर एटम जो है उसका स्ट्रक्चर नहीं है, वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको पता है एटम से मिलकर जो है वो तमाम मैटर बने, तो फिर मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से ये गलत बात है कि रेवोल्यूशन के दौरान इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो एनर्जी एमिट करे। एक और भी जो है वो डिफेक्ट है इससे कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करे तो फिर जो एटम का स्पेक्ट्रम आता है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन बाद में पता चला कि एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है। इससे ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन के दौरान सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के दौरान कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट नहीं करते। ये था हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। होप आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।